स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। तो दोस्तों, आपने होली को बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया ही होगा और आपका त्योहार अच्छा ही रहा होगा। लेकिन अब त्योहार हो गया है और हमें वापस अपनी तैयारी अच्छे तरीके से जारी रखनी होगी, क्योंकि त्योहार अभी और आएंगे। त्योहार आते जाते रहते हैं, अच्छे तरीके से उन्हें सेलिब्रेट भी करना है। लेकिन त्योहार के उस उत्सव में मतलब हमें ये नहीं भूल जाना है कि हम काम कर क्या रहे थे, यानी कि आज हमें अपने कार्य पथ पर वापसी करनी होगी और जिस तरीके से तैयारी आप कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से आपको तैयारी में वापस आना होगा, ताकि बहुत जल्द आप सफल हो जाएं। और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे तो हर दिन आपको त्योहार की तरह लगेगा, हर दिन आपके लिए उत्सव की तरह लगेगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए, पी द्वारा एक कार्य का एक तिहाई भाग 4 दिनों में पूरा किया जाता है और क्यू द्वारा उसी कार्य का एक चौथाई भाग 6 दिनों में पूरा किया जाता है। तो सबसे पहले हमें निकालनी है इनकी कार्य क्षमता। पी एक तिहाई कार्य कर रहा है, एक तिहाई, और ये एक तिहाई कार्य कितने में कर रहा है? एक तिहाई कार्य कर रहा है 4 दिनों में। इसका मतलब है दोस्तों, एक तिहाई का मतलब है कि 3 में से 1 यूनिट काम कर रहा है 4 दिनों में। अब 1 यूनिट काम अच्छे से समझना है आपको, 4 दिनों में करेगा तो हमें काम करना कितना है? एक तिहाई मतलब 3 में से 1। ये जो नीचे आप संख्या देख रहे हैं ये कुल कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट काम 4 दिनों में हुआ तो हमें तो 3 ही कराना है, तो 3 यूनिट काम कितने में होगा? 3 चौके, यहाँ पे लिख देंगे 3 चौके 12। तो यहां से हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि ये जो अपना भाई पी है वो किसी काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। ठीक ऐसे ही उन्होंने बताया है कि क्यू है, क्यू जो है उसी कार्य का एक चौथाई मतलब 1/4, यानी कि एक कार्य कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में। 1/4 का मतलब है 4 है अगर कुल कार्य तो 4 में से एक कार्य 6 दिनों में कर रहा है। हमें एक नहीं, हमें तो पूरा काम कराना है, तो 4 ही यूनिट काम 4×6 = 24 दिनों में करेगा। तो हमें कार्य क्षमता निकालनी है, तो निकालेंगे कैसे? पहले आप ये तो पता कर लो कि वो पूरा कार्य करने में समय कितना लेते हैं। अभी यहाँ पे एक तिहाई कार्य दिया है, यहाँ पे एक चौथाई दिया है, तो पहले पूरा काम कितने दिनों में करते हैं ये मालूम करना होता है। तो 3 में से 1 यूनिट काम 4 दिनों में, तो 3 ही यूनिट काम 3×4 = 12 दिनों में। 4 में से 1 यूनिट काम 6 दिनों में करता है, तो 4 ही यूनिट करेगा 4×6 = 24 दिनों में, यानी कि क्यू करता है उस काम को कितने दिनों में? देखो 24 दिनों में। अब हम यहां से निकाल लेंगे क्षमता। ये आ गया एलसीएम जो कि होता है इनका टोटल वर्क। 12×2 = 24 हो जाएगा, 24×1 = 24 हो जाएगा। ये आ गई इनकी क्षमता। अब क्या करना है आगे क्वेश्चन आपको बताएगा। पी और क्यू मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं और शेष कार्य आर द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। अभी एक कैंडिडेट और है आर, जिसका हमें कुछ नहीं मालूम कि ये कितने दिनों में काम कर रहा है। ये काम करने आ रहा है सिर्फ बचे हुए काम को, शेष कार्य मतलब बचे हुए कार्य को। तो पहले आप इन दोनों से काम कराओ। ये पी की क्षमता है, ये क्यू की क्षमता है। पी और क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं? तो पी और क्यू एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं और कितने दिन तक कर रहे हैं? 6। तो 3×6 = 18 यूनिट काम हो गया। 24 तो करना ही था, जिसमें से 18 यूनिट काम हो गया है, तो बच गया है 6। यही है दोस्तों शेष कार्य, यानी बचा हुआ। इस शेष कार्य को करने आ रहा है आर, उसने बताया है आर द्वारा, और आर ने 2 दिनों में 6 यूनिट काम कर दिया है। 2 दिन में, यहां लिख सकते हो 2 दिन में 6 यूनिट काम। तो कार्य क्षमता होती है 1 दिन में किया गया कार्य। तो 2 दिन में 6 यूनिट, तो 1 दिन में कितना? 1 दिन में कितना? एक की वैल्यू निकालना है, भाग कराते हैं। 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ये आ गई अपनी आर की क्षमता। आर की क्षमता लिख सकते हो आप। अब आर अकेले संपूर्ण कार्य मतलब कितना? 24 यूनिट काम है ही, आर से कराना है। आर की क्षमता है 3×3=8 = 24। आंसर आ गया 8 दिन। देखो कार्य समय का अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2025 में आया है। चलिए
एक वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है और बाद में नए मूल्य में 15% की कमी हो जाती है। तो क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी का क्वेश्चन है। तो एक बार वृद्धि हो रही है और एक बार कमी हो रही है। यदि वस्तु का नवीनतम मूल्य, तो ये देखो ये पहले का मूल्य है, आपको लिख लेना है ऐसे पहले और यहां लिख देना है बाद। कई तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। 15% का मतलब होता है 3/20। तो एक बार वृद्धि हुई है यानी कि 20 से 3 रुपए बढ़ गया है, यानी कि नया मूल्य हो गया है 23। और एक बार हुई है कमी, तो कमी कितनी, 20 से 3 रुपए की कमी हो गई। यहाँ देखो 3 की वृद्धि तो 23, 3 की कमी तो यहाँ हो गया देखो 17। तो ये पहले का मूल्य है, ये बाद का है, यानी कि ये पुराना है और ये नया है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो 20 20 क्रमागत हुआ है, सीधा सीधा गुणा करा दो 400 और 17 3 51 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ आ गया 5, 17 दूनी 34 और 5 हो गया देखो अपना 39। तो ये नया मूल्य है, ये पुराना मूल्य है ना। वृद्धि परिवर्तन के बाद का मूल्य नया मूल्य। तो हमें नया मूल्य दिया है, कितना दिया है, 1955 और शून्य है मतलब 19,550। अपने हिसाब से नया मूल्य दिया है 391। चाहिए क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब पहले का मूल्य आप बता दो एक बार, क्योंकि आपने वृद्धि की है एक बार कमी की है। तो ये था पहले वस्तु का क्रय मूल्य, परिवर्तन के बाद क्रय मूल्य हो गया है 391, ठीक है ना। तो हमसे पुराना वाला मूल्य पूछा है, यानी 400 की वैल्यू पूछी है। अब यहाँ देखेंगे कि ये 391 है, मतलब कि ये यूनिट डिजिट आप देख रहे हैं यहाँ एक है, तो एक का कितनी बार गुणा कराओगे, 5 आ जाए, तो 5 ही बार कराओगे। तो 391 का गुणा 5 बार आपको करा के देखना है। तो 3×5 1500 हो गया, 9×5 45, यानी 450, तो 1950 हो गया और 1×5 5, यानी 391 से जाएगा ये 5 बार, 1955 आ जाएगा, शून्य का शून्य आ गया, पंचों के हो गया अपना देखो 20, 3 जीरो के 3 जीरो लगा दो, आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर सी 20,000। चलिए, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, यदि 39 छात्रों का औसत 32 है, तो टोटल कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 50, जिसमें से उसने आपको 39 छात्रों का औसत बता दिया है जो कि है 32। अब यहाँ पे शेष छात्र बच गए हैं, वो है 11, क्योंकि 39 और 11 50, टोटल 50 है। और सभी छात्रों का औसत दे रखा है, देखो पूरी कक्षा का औसत है 34। तो कक्षा के शेष 11 छात्रों का औसत वजन किलोग्राम में क्या है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसा कॉन्सेप्ट हम औसत में लगाते थे कि सभी का औसत क्या चल रहा है, तो सभी का औसत तो चल रहा है भाई 34। तो 34 से हमें पता करना है कितना कम है कितना ज्यादा है। तो 34 में 2 कम है और इस 2 की कमी है इन 39 लोगों पे। औसत मतलब हर एक में 2 की कमी। और ऐसे कितने लोग हैं, 39 लोग हैं। तो 39 दूनी 78, यानी 78 की क्या पड़ रही है, कमी। अब इस 78 की कमी को पूरा करेंगे ये 11 लोग। तो वो जो 11 लोग आ रहे हैं, जो 11 लोग आ रहे हैं, क्योंकि सभी का औसत तो उसने 34 बताया था, तो सभी को 34 34 34 तो है ही सभी का वजन। और ये जो 78 कम पड़ रहा है इसकी पूर्ति करेंगे ये 11 लोग, यानी कि हमें 78 की पूर्ति कराना है, यानी 78 से औसत बढ़ जाएगा कितने लोगों का, 11 लोगों का। बात समझ में आ रही ना। यानी कि टोटल कितने लोग हैं, 50। 39 लोगों में हमने डेविएशन लगाया, पता किया कितना कम या ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ 2 की कमी आ रही है। और कितने लोगों पे, 39। तो आपको ये औसत कम ही नहीं कर देना है, क्योंकि अभी लोग हैं ग्रुप में, हमें सभी का औसत 34 ही रखना है। तो जब हमें सभी का औसत 34 रखना है, तो इन 11 लोगों का भी औसत क्या होगा, 34 ही होगा, 34 34 34 ही होगा। लेकिन हमने जब देखा तो इन 39 का तो 32 था, जबकि हमें ओवरऑल 34 ही बनाना है। तो यहां से जो कमी आई है, इस कमी को पूरा करेंगे जो लोग बचे हैं ग्रुप में वो, यानी इस 78 को की कमी को पूरा करेंगे कौन, ये 11 लोग, यानी कि बढ़ा के देंगे। तो 78 रुपए बढ़ाना है कितने लोगों में, 11 लोगों में, और ऑलरेडी 34 34 तो देंगे ही, तो 11 से जाएगा अपना ये 11 सत्ते 77,
11 सत्ते 77 हो गया, बच गया एक, रखा दशमलव, तो एक मतलब एक बचा, तो दशमलव रखा तो 10 हुआ, तो 11 का 10 में तो भाग जा नहीं रहा, भाग नाचते की शून्य। अब हो गया यहाँ पे 100 और 11 इनाम 99, तो हर एक में 7.09 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ 7.09 ज्यादा देना पड़ेगा इन 11 लोगों को, 34 तो देना ही है, 7.09 और देना है, टोटल हो गया 41.09, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, जीडी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, और ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए। अजीत और विमल एक कार्य को क्रमशः 5 और 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि चंदन उसी कार्य को 12 दिनों में नष्ट कर सकता है। देखो कार्य समय की काफी बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो पा रहे हैं, जो आपके जीडी में आ चुके हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ। तो दो लोग हैं, एक भाई अजीत है और एक है अपना विमल, और उसमें ये करता है 5 दिनों में और ये करता है 8 दिनों। लेकिन एक और इनका भाई है, वो है चंदन। यहां लगा दो माइनस, क्यों लगा दो? क्योंकि ये काम करता नहीं है, ये तो काम बिगाड़ता है, नष्ट करता है, तो ये 12 दिनों में काम को नष्ट कर देता है। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले चाहिए हमें इनकी कार्य क्षमता। तो 5 और 8 की कार्य क्षमता तो देखो 40 हो गई। अब 40 12 से तो कटेगा नहीं, तो 40 और 12 का अगर आप एलसीएम लेने जाते हैं तो एलसीएम आएगा 120, और यही है हमारा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आ गया है। अब इनकी हमें निकालनी है क्षमता। तो 5 से जाएगा अपना ये 24 बार, 8 से जाएगा ये 15 बार, और 12 से जाएगा ये 10 बार। लेकिन ये जो 10 है ये काम को नष्ट करता है, आपको याद रखना, इसलिए आप माइनस लगा सकते हैं। तो आ कैसे रहे हैं अजीत पहले दिन? चलो, पहले दिन आएगा, पहले दिन कौन आएगा? अजीत आएगा। और यहाँ पहले दिन नहीं लिखना है तो सिर्फ ए बना दो, ए फॉर अजीत आएगा पहले दिन, और कितने यूनिट काम हो जाएगा? 24। दूसरे दिन विमल आ जाएगा और विमल करेगा 15 यूनिट काम, और तीसरे दिन चंदन आ जाएगा जो कि 12 यानी कि 10 यूनिट काम क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो अगर देखा जाए तो ये लोग साथ में तो आ नहीं रहे हैं, ये लोग तो आ रहे हैं बारी बारी से, और इसी तरह से वे कार्य पूरा होने तक इसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इन 3 दिनों में, अभी 3 दिन बीते हैं, 24 यूनिट और 15 यूनिट हो गया, 39 यूनिट काम हुआ, इसने 10 यूनिट नष्ट कर दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ 29 यूनिट काम हो पाएगा 3 दिनों में। हमें कितना काम कराना है? अच्छे ध्यान से समझना है, 120 यूनिट काम कराना है। कितने के हिसाब से? 29 के हिसाब से। तो आपको 29 से भाग देना तो है। यहाँ पे जो व्यक्ति तीसरा है वो कार्य कर थोड़ी रहा है, वो तो नष्ट कर रहा है, तो आपको 29 से भाग देना है, और लास्ट टाइम में आपको 29 के समथिंग, 29 से ज्यादा लगभग शेषफल बचा के रखना है, 29 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला व्यक्ति काम कर नहीं रहा है, काम को नष्ट कर रहा है, तो हमें लास्ट में इतना काम बचा के रखना है, इतने टाइम्स आपको भाग कराना है, इतना शेषफल बचा लेना जो 29 से ज्यादा हो। यानी कि 29 से आप भाग कराएंगे यहाँ पे, तो 29 से भाग जाएगा, तो देखो अगर देखा जाए तो 4 बार जाएगा, 3 चौके 12 और 1 चौके 4 गया तो 116, तो शेषफल बचा 4, शेषफल बचा 4। तो यानी कि 4 बार आपको भाग नहीं दिलाना है। क्यों? क्योंकि चौथे व्यक्ति को हम बुलाएंगे ही क्यों? नष्ट करने के लिए लास्ट टाइम। अगर काम पहले और पहले पूरा हो जाएगा तो उसको हम बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसकी बारी ही नहीं आने देंगे। इसलिए जब भी जैसे तीसरा व्यक्ति काम को नष्ट कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन उसमें नल टंकी में भी बनता है, एक नल जो है वो पानी को खाली करता है, बाकी दो भरते हैं वहां भी। तो जब इस तरीके की कंडीशन बने तो आपको भाग कराना है इतने बार कि शेषफल आपको 29 से ज्यादा बचाना है। तो 29 से भाग कराओ यहाँ पे, तो 29 से भाग आपको कराना है 3 बार। 30 तिया 90 या 3 यानी 29 तिया हो जाएगा देखो 87, यानी 120 में से 120 में से 87 यूनिट काम अगर अपन करा लेंगे, 3 बार तो भाग गया, शेष कितना बच गया? शेष कितना बच जाएगा भाई? तो 29 तिया 87 हो गया, 13 यहाँ बच जाएगा, 20 वो हो गया, तो टोटल हो गया 33 यूनिट काम आपको बचा लेना है। ये शेष काम बचा लेना है, 29 से ज्यादा ही बचा के रखना है। ठीक है ना।
एकदम ज्यादा नहीं, मतलब एक बार जैसे 4 बार हो रहा था तो 3 बार पढ़ो। तो 3 दिन तो काम चलेगा। इन 3 दिनों में 3 दिन ही अजीत काम पे आएगा, 3 दिन विमल काम पे आएगा, 3 दिन चंदन। तो टोटल कितने दिन हो गए? ये 3 दिन तो सभी का है, लेकिन 3 दिन ये लोग साथ में थोड़ी आए हैं, आए तो अलग अलग है। यानी 3 3 दिन तीनों लोगों के हैं, तो हर एक के 3 दिन है, तो 3 लोगों के 3 या 9 दिन यहाँ पे हो गए। शेष कितना काम बचा था? 33। इस 33 यूनिट काम को करने अब कौन आएगा? अजीत की बारी आएगी, और अजीत आएगा और एक दिन में 24 यूनिट काम निपटा देगा। तो अपन ऐसा लिख लेते हैं, भाग कराने की क्या जरूरत है। 33 में से 24 यूनिट काम और हो गया, तो एक दिन और लग गया। कितना बच गया? शेष काम बच गया 9। अब इस 9 यूनिट को करने कौन आएगा? 9 यूनिट को करने आएगा विमल। और विमल एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, तो 9 आराम से कर ही देगा। कटता है, काट दो, 3 तिया 9, 3 5 15। तो 9 और 1 10, सही। इसको इसके साथ अगर जोड़ोगे तो डायरेक्ट जुड़ जाता है। 9 और 1 10, 3 नीचे 5, 10 सही। 3/5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि आपको वहां 4 बार भाग नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि 29 तो तब होता है जब चौथा व्यक्ति कार्य को नष्ट करता है। अगर चौथा व्यक्ति, सॉरी, तीसरा व्यक्ति अगर कार्य को नष्ट नहीं कर रहा होता तो अपन 4 ही बार भाग कराते, लेकिन अपन को उसको मौका देना ही नहीं है। अगर चौथी बार उसकी बारी आ ही नहीं रही है, जब तक काम ही पूरा हो जा रहा है। ये देखो, काम ही पूरा हो गया। अब काम पूरा हो गया है, अभी भी टाइम बचा है। किसके पास टाइम बचा है? विमल के पास। तो चंदन को क्यों बुलाएंगे कि आजा भाई काम को बर्बाद कर दे? काम ही हो गया, अब बुलाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना? तो आपको इतने बार भाग देना है कि यहाँ जो आप शेष बचाओ पहली बार में, वो इस 29 से लगभग थोड़ा सा ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 10 सही, 3/5। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल दिया है, और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जिस त्रिभुज में ऊंचाई दी होती है, क्या दी होती है? ऊंचाई। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, जैसे 5 और 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अगर 5 दूनी 10, ये अपने हिसाब से क्षेत्रफल आ गया, यानी कि गुणनफल आ गया 5 और 2 का। तो ये भी जो है क्षेत्रफल, ये भी तो गुणनफल ही है। तो उनके हिसाब से गुणनफल दिया है 250। अपने हिसाब से गुणनफल, यानी कि क्षेत्रफल जो होता है वो गुणनफल होता है। आया है 10, कटता है, काट लो, आ गया 25। तो 25 नहीं लिखना है, यहाँ से 25 नहीं लिखना है आपको, 25 का वर्गमूल लिखना है। 25 का वर्गमूल लिखना है, यानी यहाँ लिखना है 5। और इसके बाद आपको जो भी वैल्यू चाहिए उसका 5 गुना करा दो। तो आधार की लंबाई याद कीजिए। तो आधार यही तो है, देखो, पहले आधार है, बाद में ऊंचाई है। तो आधार है 5, तो आधार चाहिए है, तो 5 का इस 5 से गुना करा दो, यानी कि आधार हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल दिया है, मतलब अनुपात में गुणनफल वाला केस है। तो उनके हिसाब से गुणनफल 250, हमारे हिसाब से 10 कटता है, काट दो, और इस 25 का कर दो वर्गमूल। हमेशा गुणनफल वाले केस में अगर 2 संख्याएं तो वर्गमूल कराते हैं, और 3 होती तो घनमूल कराते। और जिन्हें x के साथ करना है भाई, वो ऐसे करते कि 1/2 गुणा 5x, और आधार गुणा ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और यहाँ लिखते हैं आप 4x। भाई क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं आप 4x। इनके साथ x लगाते, 2 से जाता 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, और x का गुणा कराते x²। ये क्षेत्रफल है जिसकी वैल्यू हमें दी है 250। फिर x² बराबर आप 250/10 लिखते और काटते ही। तो x बराबर √25 लिखते ना, और इस 25 का मतलब होता 5। और हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए है आधार। आधार की लंबाई, और आधार की लंबाई है 5x, और x की वैल्यू है 5, तो 25 ही तो आता। वही मैंने बात आपको डायरेक्ट बताई है कि गुणनफल वाले केस में सीधा आप उनके हिसाब अपने हिसाब रखिए, और जो भी संख्या आती है बदले में काटने के बाद
उसका वर्गमूल निकाल लीजिए और फिर जो भी वैल्यू चाहिए है उतने इसका गुना कराते जाइए। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछता तो अपन बोलते 5 चौके 20, लेकिन अभी आधार की लंबाई पूछी है। चलिए एसएससी जीडी 2025 का क्वेश्चन एक और आपके सामने है। यदि 50 केले 160 रुपए में 20% की हानि पर बेचे जाते हैं तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 1540 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए। तो जो बच्चे कर सकते हैं तो वे वीडियो को रोक के कर सकते हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो फिर थोड़ा सा वेट करिए। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है, लेकिन वहां मैंने आपको बताया था कि जितने रुपए में आप खरीद रहे हैं, जितने रुपए में आप खरीद रहे हैं उतने ही रुपए में आपको बेचना है। लेकिन यहाँ तो रुपए अलग अलग हो गए, तो अगर अलग अलग हो गए हैं तो कोई बात नहीं, हो जाने दो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको कहना है कि 50 केले कितने रुपए के हैं, तो आप कहेंगे सर 160 रुपए। तो मैं आपसे पूछूंगा सिर्फ और सिर्फ एक केले का मूल्य, और ये कौन सा मूल्य है। केले 160 रुपए में 20% की हानि पर बेचे जाते हैं। मतलब ये जो बात हो रही है वो सेलिंग प्राइस की हो रही है, विक्रय मूल्य की। तो एक केले का विक्रय मूल्य हो जाएगा 160 बटे 50। 50 केले 160 के, तो एक केले का मूल्य है 160 बटे 50। ठीक, एक की वैल्यू जब निकालते हैं तो भाग कराते हैं। तो अगर ये कटता है तो काट लो। तो क्या मूल्य 16 बटे 5 हो गया। बस 16 बटे 5 विक्रय मूल्य है कितने केले का, एक का। बस एक केले के आधार पर हम क्वेश्चन को कर देंगे। और यहां आएंगे, उसने कहा है कि एक बार हुई है 20% की हानि और अब कमाना चाहता है 10% का लाभ। तो भाई 100 रुपए की वस्तु होती, अगर माना मैंने वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और 20% की हानि पर अगर मैं बेचता हूं तो मैं इसे 80 में बेचूंगा। और अगर मुझे इसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना है तो मैं बेचूंगा 110 पर। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन ये हानि वाला है। तो उनके हिसाब से वस्तु का विक्रय मूल्य है 16 बटे 5। ये निकाला मैंने अभी एक केले का, ठीक है ना। अभी एक वस्तु पर काम हो रहा है और उनके हिसाब से विक्रय मूल्य 16 बटे 5। लेकिन कब, उन्होंने कब बेचा था इस मूल्य में, जब उसे क्या हो रही थी, हानि। और जब हमें हानि हो रही थी हमने वस्तु को बेचा है 80 में, अपने हिसाब से 80 गुना चाहिए, क्या चाहिए है, विक्रय मूल्य चाहिए है, लेकिन कौन सा वाला, जब 10% का लाभ हो। तो यहां लिखना है आपको 110, नया विक्रय मूल्य आपको निकालना है। अब आगे आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन मतलब कैसे, 16 बटे 5 में भाग कराना है किससे, 80 से। तो भाई भाग नहीं करा पाएंगे, करा पाएंगे गुणा। अरे भाई ये तो उल्टी बात हो गई। तो 80 की जगह आपको लिख देना है 1/80, यानी इसका उल्टा। तो 80 का उल्टा होगा 1/80, क्योंकि 80 के बटे में कुछ है नहीं, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। तो ये भिन्न है, भिन्नों में भाग ऐसे ही होता है। 16 बटे 5 में भाग कराना है 80 से, तो 16 बटे 5 भाग की जगह गुणा लगा दो। अगर 80 है तो 1/80 कर दो, और अगर कोई और भिन्न होती तो पलट के आपको लिखना है और गुणा कराते 110। और शून्य से शून्य चला जाता, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये आ गया अपना 11 दूनी 22 बटे 5 विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन ये कितने, ये कौन सा विक्रय मूल्य है, लाभ वाला। ये कौन सा विक्रय मूल्य है, लाभ वाला। और ये कितने केले का है, तो शुरू से हमने एक केले पे गणना की है। एक केले का विक्रय मूल्य है 22/5। किसी ने पूछा हमसे एक केले का, नहीं, हमसे तो ये पूछा है कि 1540 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए। तो हम कहेंगे, जैसे मान के चलो, मैं आपको अभी इसको छोड़ो, जैसे मैं आपको कहूं कि एक पेन 10 रुपए का है। एक पेन कितने रुपए का है, 10 रुपए का। तो 50 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए, तो आप कहेंगे भाई 50 रुपए में बेचना है, कितने कितने वाले, 10-10 वाले। आप इससे भाग करा के इसकी संख्या निकाल देते कि भाई 5 पेन बेचना चाहिए। तो बस यहां भी वही मामला है कि हमें कितने रुपए में बेचना है, तो हमें बेचना है 1540 रुपए में, 1540 रुपए में। और हर एक पेन का विक्रय मूल्य निकल के आया है 22/5। और बस आपको इससे भाग करा देना है, ठीक है ना। तो बस
बिल्कुल जैसे अभी भाग कराया था वैसे ही कराना है कि 1540 में भाग कराना है, भाग आता नहीं, आता है गुना। 22/5 से 5/22 करेंगे। 22 एकम 22 से जाएगा अपना ये 7 बार, 0 का 0, 7 पंचे 35, 0 के 0, 350 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर वैल्यू अलग अलग हो गई है, तो जैसे यहाँ 160 रुपए का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ 1540 रुपए का, अगर दोनों जगह ये रुपए समान होते तो हम इसे अनुपात से कर पाते। मैंने पिछली क्लास में कराए हैं, कई क्वेश्चन कराए हैं, रील्स भी मिल जाएगी आपको उस क्वेश्चन की। लेकिन ये पहला क्वेश्चन था जिसमें वैल्यू अलग अलग है, उसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, चलिए 40 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणाम 16 और 28 का तृतीय अनुपाती हो। अरे कुल मिला के 16 और 28 का तृतीय अनुपात पूछा है, तो तृतीय अनुपात पूछा है मतलब दो संख्याएं दी हैं तो बी को आपको 2 बार लिखना है। समानुपात का कॉन्सेप्ट है ये, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। जब भी तृतीय अनुपात यानी इस तरीके से पूछे जिसमें सिर्फ कितनी संख्याएं दी हो, 2, तो बी को लिख लेना 2 बार। और अगर यहाँ पे 3 संख्याएं होती सर तो आपको किसी को भी डबल नहीं लिखना है, आप लिखते ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। लेकिन अभी 2 संख्याएं तो बी को 2 बार लिखो। और एक ही कॉन्सेप्ट चलता है दोनों में, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा। तो आपको पहले यहाँ पे संख्या लिख लेनी है, यानी ये तो अपना 16 है, यहाँ 28 आ जाएगा, और बी की वैल्यू 28 है तो यहाँ भी 28 आएगा। तृतीय पूछा है तो ये तृतीय होता है, ये प्रथम होता है, और इसको बोलते हैं मध्य अनुपात। यानी हमें चाहिए है सी की वैल्यू, तो इसका और इसका हम गुणा कराएंगे, तो हम बोलेंगे 16 गुणा सी बराबर 28 गुणा 28। हमें तो सी की वैल्यू चाहिए है, तो ये देखो यहाँ आप चाहे तो पक्षांतर कर सकते हैं, वैसे वहीं से भी काट सकते थे। 28 गुणा 28 नीचे आ जाएगा 16, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 सत्ते 28, 7 सतैया 49। तो तृतीय अनुपात तो 49 है। अब वो बोल रहा है कि 40 में क्या जोड़ना चाहिए कि परिणाम तृतीय अनुपात हो, तो भाई ये 40 है और हमें 49 बनाना है। क्या जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, 9 जोड़ोगे, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, 9 जोड़ना चाहिए, तृतीय अनुपात बन जाएगा। ठीक, चलिए एक आयत की लंबाई में 15% आयत की लंबाई जो है 15% बढ़ जाती है। क्षेत्रफल को स्थिर बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो हमें मालूम है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आपको इस तरीके से लिख लेना है। अगर चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन कर रहे होते तो वो भी हम लिख लेते यहीं पे। तो लंबाई में 15% की वृद्धि कर रहे हैं, 15% का मतलब है 3/20। यानी अगर लंबाई 20 है तो 3 बढ़ जाएगी तो लंबाई हो जाएगी 23। लेकिन उसने कहा है कि हमें क्षेत्रफल को स्थिर रखना है, यानी क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो जब क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है तो दोनों में से किसी एक में परिवर्तन करेगा। तो चौड़ाई हमें दी नहीं है तो आपको इसी को पलट के लिख लेना है, तभी उसका जो क्षेत्रफल है स्थिर रह पाएगा। तो लंबाई तो दी है, लंबाई तो दी है, चौड़ाई के बारे में नहीं बताया है। और अगर आपने क्षेत्रफल स्थिर रखा है तो लंबाई के अनुपात का उल्टा चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, इन दोनों का गुणा कराओगे, यहाँ क्षेत्रफल जो आएगा तो 20 गुणा 23, 20 गुणा 23 हो गया बराबर, चेक करने की जरूरत है नहीं। तो उसने पूछा है क्षेत्र चौड़ाई में कितनी कमी करनी चाहिए, तो पहले चौड़ाई 23 थी, यानी अगर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो लंबाई के अनुपात का उल्टा चौड़ाई के अनुपात होगा, चौड़ाई के अनुपात का उल्टा लंबाई के अनुपात होगा। तो लंबाई 23 से 20 हो गई, मतलब आपने 3 की कमी की। 3 की कमी की कितने से, 23 से, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, कटने वाला है नहीं, सीधा गुणा होगा। यहाँ आ गया अपना 300 और नीचे है 23, 23 से भाग कराएंगे, 23 एकम 23। तो देखो चारों ऑप्शन में एक ही जगह एक है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आगे हम सॉल्व करेंगे। 23 एकम 23 और बच गया यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 7, हो गया 70। तो 23 तिया हो गया, देखो 69 हो गया, 20 तिया 60, 3 तिया 9, तो 13 मिल गया। 13 के बाद आगे करने की कोई जरूरत है नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। चलिए T1 और T2 क्रमशः 16, 36 और 24 और 60 के तृतीय अनुपाती हैं।
T1 और T2 का अनुपात चाहिए। यहाँ T1 है, यहाँ T2 है। बच्चे कई बार आसान से क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई। तो हमें तृतीय अनुपात चाहिए। हमने अभी तृतीय अनुपात का क्वेश्चन किया है कि ये 16 है और ये 36 है, इसका तृतीय अनुपात चाहिए, यानी A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। तो जब भी तृतीय अनुपात पूछे और दो संख्याएं दी हैं आपको, दो संख्याएं दी हैं, तो B को 2 बार लिख लेना। तो यहाँ देखो 16 आ जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा, C की वैल्यू पूछिए। बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा, यानी आप यहाँ लिखोगे 36 गुणा 36 और तृतीय अनुपात C है तो 16 गुणा C लिखोगे तो 16 कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा। ये आ गया तृतीय अनुपात। और इनका भी हमें अनुपात बनाना है, इसका भी हमें तृतीय अनुपात चाहिए है, तो हम लिखेंगे 60 गुणा 60 और नीचे आ जाएगा 24, क्योंकि ये भी तो A अनुपात B समानुपात B अनुपात C होगा। और यहाँ आएगा अगर 24 तो यहाँ 60 60 आएगा और यहाँ C है, बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा, तो 60 गुणा 60 नीचे 24 आ जाएगा और इसका ये तृतीय अनुपात बन जाएगा। लेकिन किसी ने हमसे तृतीय अनुपात पूछा ही नहीं, हमसे तो उनका अनुपात पूछा है, उनका भी अनुपात पूछा है। इस वाले का तृतीय अनुपात ये रहा 36 गुणा 36 नीचे 16, इस वाले का तृतीय अनुपात 60 गुणा 60 नीचे 24। अब बस इनका भी अनुपात चाहिए है तो कटता है तो काट दो। जैसे देखो 8 दूनी 16 और 8 या 24 कट गया ना। 2 से जाएगा, देखो ये 2 से जाएगा अपना ये 18 बार, 3 से जाएगा अपना ये 3 नीचे कट गया। नीचे से नीचे वाला कटेगा, ऊपर से ऊपर वाला, क्योंकि पक्षांतर करने पे आएगा तो नीचे ही। और अभी भी रह गया है, हाँ अभी भी रह गया है 6 3 18 हो गया और 6 घाम 7 हो गया। और कटेगा, हाँ कट जाएगा। अभी क्या कटेगा भाई, 2 से जाएगा अपना ये 18 बार, 6 से काट दो, हाँ 2 से जाएगा 18 बार और 2 से जाएगा ये 10 बार, 2 से जाएगा 9 बार, 2 से जाएगा 5 बार। अब नहीं कटेगा, यहाँ आ गया देखो 9 किया 27 और 10 पंचे 50। तो जैसे ही कटता है आपको काट लेना है, आंसर आ जाएगा 27 50। ठीक है ना, मैंने यहाँ काटा 8 दूनी 8 किया और फिर जैसे भी आप काट पा रहे हैं 6 से काटो, 4 से काटो, जिससे भी काटना है काट दो, आंसर आ जाएगा 27 50। ठीक, तृतीय अनुपात अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट पे रख दो फिर कट जाएगा। ठीक, चलिए। एक रेफ्रिजरेटर की कीमत 20,000 रुपए है। विक्रेता इसकी कीमत को लागत से 50% ऊपर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। तो आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो अगर प्रतिशत पूछ रहा है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी है उसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना है, यानी ये हमारी वैल्यू किसी काम की है नहीं। जब बदले में हमसे वैल्यू पूछता तब हम इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी क्या है, अभी तो हमने लिख लिया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह है अपना 100 रुपए, और यहाँ से 50% अधिक अंकित करता है तो 100 का 50% 50 हुआ तो अंकित करेगा 150। तो अंकित करता है मतलब ये अपना अंकित मूल्य है मार्केट। अब इसके बाद वो दे रहा है, देखो डिस्काउंट दे रहा है 20% की छूट। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्केट प्राइस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। तो 150 का 20% की छूट मिल गई, तो 150 का 10% हुआ 15 और 20% हो गया 30। किसी भी संख्या का 10% चाहिए, पीछे से शून्य हटा दो। तो 10% 15 है, 20% 30 हो जाएगा, यानी वो वस्तु को खरीद के बेचेगा 30 रुपए की छूट दे देगा, बेचेगा 120 में। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत, यानी 100 रुपए की वस्तु लाभ कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए। ये हमारा विक्रय मूल्य खरीद प्राइस, 100 रुपए की वस्तु 120 में बेची है तो 20 का लाभ हुआ है। तो 100 पर जितने का लाभ होता है वही उसका प्रतिशत होता है, यानी 20% हमारा हो जाएगा। निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो कि 20 का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य पर गणना होती है। नीचे लिखेंगे 100 बन गई, घेरे बनाना है प्रतिशत गुणा कराओगे 100 से 100 जाएगा। देखो आ गया ना अपना 20%। तो 100 पे जितना अधिक है वही उसका प्रतिशत है, 100 से जितना कम है वही उसका प्रतिशत। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 डिग्री कोण वाले वृत्त के तृतीय खंड का क्षेत्रफल
तो वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, अरे सर इस कोण का पूछ रहा है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको याद न करना पड़े। और अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल आता है तो आप ये बात समझ जाएंगे, ये अपना वृत्त होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं इसका क्या होता है। और ये जो आप चारों तरफ इसकी बाउंड्री देख रहे हैं ये इसकी परिधि भी यानी परिमाप बाउंड्री। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आपने ये जो अंदर कवर करके रखा है, अंदर का एरिया है, ये क्या होता है, ये अंदर जो आप कवर कर रहे हैं ये है इसका क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल होता है। तो पहले आप क्षेत्रफल निकाल लो और 120 डिग्री का मान आपको बताना है। तो ये कितने डिग्री का मान है, तो कोई भी एक राउंड अगर कंप्लीट करता है तो ये तो एक राउंड ही है, तो वो 360 डिग्री होता है, एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल वो क्या है, वो है पाई आर स्क्वायर। तो क्या है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर वैल्यू होती है पूरे की, पाई आर स्क्वायर ये पूरा क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, बात समझना अच्छे से। और इस पूरे एरिया का अगर कोण में मान निकाला जाए तो इसने किया तो एक राउंड कंप्लीट ही है, इसने किया तो एक राउंड कंप्लीट है, और एक राउंड की वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो एक डिग्री का क्या है, एक डिग्री का है पाई आर स्क्वायर बटे 360, ठीक है ना। सर एक डिग्री की वैल्यू नहीं चाहिए, 120 की चाहिए। अरे एक की वैल्यू मालूम है 120 की चाहिए है, यहाँ पे गुणा करा दो 120 का। तो सबसे पहले पाई आर स्क्वायर का मान निकालेंगे, पाई का मान है 22/7 और आर स्क्वायर का मान है मतलब आर मतलब त्रिज्या है 14 गुणा 14, साथ एकदम 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और 14 दूनी 28 यानी कि यहाँ आ गया अपना 22 गुणा 28, ये क्षेत्रफल आ गया। और ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये 360 डिग्री की, 360 डिग्री की। एक डिग्री की वैल्यू चाहिए तो 22 गुणा 28 बटे 360 डिग्री। एक डिग्री की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए, गुणा करा दो 120, 120 एकम 20, 120 एकम 120 जाएगा 3 बार 360 दिया। अब यहाँ करने वाला है नहीं तो सीधा गुणा करा दो, यहाँ आ जाएंगे अपन 28 दूनी कितना होता है 56, 5 28 दूनी 56 और 5 हो गया देखो 61, नीचे आ जाएगा 3, 3 से जाएगा 3 दूनी 6 भगना 23 5 15 दशमलव 3 है, तो 3 3 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 205.33 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसे अगर डिग्री में देखें तो पाई आर स्क्वायर वैल्यू होती है 360 डिग्री, क्योंकि किसी भी सर्कल का अगर आप एक राउंड पूरा करते हैं एक राउंड की वैल्यू होती है 360 डिग्री। तो ये जो क्षेत्रफल है 360 डिग्री की वैल्यू, एक डिग्री की वैल्यू चाहिए तो नीचे भाग कर आते हैं, एक की नहीं चाहिए हमें 120 की चाहिए, गुणा करा दो 120, कोई फर्क नहीं यार, नहीं करना है, अलग से नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर से ही काम चल जाएगा। एक विक्रेता ने 80 रुपए प्रति किलो पर 4 किलो आटा और 100 रुपए प्रति किलो पर 6 किलो आटा खरीदा। तो पहले खरीदा है देखो 4 किलो आटा, फिर बाद में खरीदा है, यहाँ 4 किलो खरीदा है और यहाँ खरीदा है 6 किलो, और जो 4 किलो खरीदा है वो 80 के भाव से लिया है, और जो 100 के भाव से लिया है वो 6 किलो लिया है। तो हमसे टोटल कितना हो गया, ये तो टोटल 10 किलो हो गया। तो 80 के भाव से अगर 4 किलो खरीदोगे आप तो आपको 32 यानी 320 रुपए हो जाएंगे। 100 के भाव से 6 किलो अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 600 रुपये, यानी 600 रुपये यहाँ लग गए, 320 यहाँ लग गए, तो टोटल कितने रुपये लग गए आप कहेंगे सर 920 रुपये। और ये 920 रुपये जो है ये 10 किलो, ये 10 किलो मिश्रण का मूल्य है। तो 10 किलो मिश्रण 920 रुपए का, तो मैं आपको पूछूंगा 1 किलो का, 1 किलो की वैल्यू चाहिए तो कराते हैं भाग, शून्य से शून्य गया, आंसर आ गया 92। तो ये 92 जो है वस्तु का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस। वो बोल रहा है कि मैंने मिश्रण को 110 रुपए प्रति किलो पर बेचा है, तो 92 की वस्तु अगर आप 110 रुपए में बेच रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, कितने रुपए का लाभ होगा, 8 और 10 18 रुपए का क्या हो जाएगा लाभ, क्या हो जाएगा लाभ। और यही बात आपको
पानी है। प्रतिशत में 18 का लाभ कमाया है, कितने पर, 100 पर नहीं, 110 पर नहीं, सीधी क्या बन गई, यानी बन गई, बन गई है तो बनाना है प्रतिशत की मात्रा में। जैसे ये 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 4 12, 4 से जाएगा 25 लाख, ठीक है ना। अब नहीं कर रहा है, अब आपको भाग कराना है, मतलब गुणा कराना पड़ेगा, फिर बाद में आपको भाग कराना। तो जैसे तो 18 पंचे यहाँ देखो 90 हो गए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 9 आ जाएगा, 18 दूनी 36 और 9 हो गया 45, 450, नीचे ले लेना 23, तो 23 से जाएगा, 23 एकम 23, और नीचे को 3 जगह 1, 23 एकम 23 हो गया, बच गया यहाँ पे क्या बच गया, 22 बच गया, यानी 230। तो 23 धाम तो 300, मतलब 23 धाम 230 हो जाएगा, तो 10 बार भी जाएगा, लेकिन 9 बार तो जाएगा ना। 2 ही नाम 18, 180 हो गया, और 3 नाम 27, तो 27 मतलब 260 हो गया, और चलिए 220 तो लगभग 19 कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 19 है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है आपके दिल्ली पुलिस 2026 यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके जीडी में आने हैं, और उस टाइप के हमने ढेर सारे क्वेश्चन अभी तक किए हैं और आगे भी करेंगे। तो आपको जो डेली प्रैक्टिस करना है ये आपकी प्रैक्टिस है, इसमें आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और बहुत कुछ आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है, इसी लेवल का पढ़ना है, और अभी आने वाले एग्जाम में इसी लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है। इस वक्त मानिए जब भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के अगले दिन आप मुझे जरूर कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे कि हाँ सर जिस लेवल का आपने पढ़ा है, जिस लेवल की आपने प्रैक्टिस की है, एग्जाम भी उसी लेवल का, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। तो चलिए अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए, और जरूर आपकी मेहनत रंग लाएगी, और आप जरूर अपने लक्ष्य में लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सफल होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास